कतर की राजधानी दोहा में इजराइल के हवाई हमले के बाद अरब और इस्लामिक देशों में आक्रोश है। कतर में हमास के नेताओं को निशाना बनाया गया था। इस हमले में हमास ने कहा कि उसके 5 सदस्य मारे गए हैं, जबकि टॉप लीडर अभी सुरक्षित हैं। नेतन्याहू के इस प्री प्लान्ड हमले के खिलाफ इस्लामी वर्ल्ड में एकजुटता दिखी है। बीते दिन कतर के दोहा में एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि ओआईसी के विदेश मंत्रियों ने इजराइल पर तीखा हमला बोला। बैठक का नेतृत्व कर रहे थे खुद कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, जिन्होंने इजराइल पर सीधा आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जवाबदेही की मांग की। कतर का कहना है कि यह हमला उस समय किया गया जब दोहा गाजा में युद्ध विराम के लिए सार्वजनिक वार्ताओं का मंच तैयार कर रहा था और उसकी जानकारी इजरायली पक्ष को भी थी। बता दें कि अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल गैत ने कहा कि कतर अकेला नहीं है, अरब और इस्लामी दुनिया उसके साथ खड़ी है, चुप्पी अब और नहीं चलेगी। गैत ने आगे कहा कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की 2 साल की चुप्पी का परिणाम है, जिसने इजराइल को बिना किसी परिणाम के कार्रवाई करने का ये साहस दिया है। मीटिंग में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दोहरे मापदंड अपनाना बंद करने और इजराइल को उसके अपराधों के लिए सजा देने की बात की। शेख मोहम्मद साहब कहते हैं कि फिलिस्तीनी लोगों पर युद्ध का उद्देश्य उन्हें उनकी जमीन से बेदखल करना है, लेकिन इजराइल को ये जानना होगा ये काम नहीं करेगा। कतर पर हमले को लेकर उन्होंने कहा, ये विश्वासघाती आक्रमण उस समय किया गया जब दोहा सार्वजनिक वार्ताओं का आयोजन कर रहा था, मंच तैयार कर रहा था। इसकी जानकारी इजराइल पक्ष को भी थी और जिसका उद्देश्य गाजा में युद्ध विराम करना था। लेकिन कतर ने यह शिखर सम्मेलन इजराइल के 9 सितंबर को दोहा में हमास अधिकारियों के आवासों को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले के बाद आयोजित किया। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने बताया कि सोमवार को अरब और इस्लामी नेताओं की बैठक में कतर पर इजरायली हमले को लेकर एक मसौदा प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। बता दें कि कतर पर भी इस हमले को लेकर उंगलियां उठी हैं। सवाल वही है, कतर के पास खुद वायु रक्षा प्रणालियों का एक बड़ा भंडार है, जिसमें अमेरिका में बने हुए पैट्रियट और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस दोनों शामिल हैं। ये बड़ा शॉकिंग है कि इनमें से किसी भी प्रणाली ने आने वाली मिसाइलों का पता नहीं लगाया, कोई अलार्म नहीं बजाया। सफाई में कतर सरकार ने बस इतना कहा कि इजराइल ने ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जो रडार द्वारा पकड़े ही नहीं जा सके। यहाँ हमें यह भी जानना चाहिए कि इजरायली जेट विमानों ने कतर के अंदर तक पहुंचने के लिए सऊदी अरब और जॉर्डन के ऊपर से करीब 2000 किलोमीटर की उड़ान भरनी पड़ती है। दोनों देशों को जरूर इस हमले की जानकारी रही होगी, मगर उन्होंने भी सब कुछ जानते हुए क्या आंखें बंद कर ली थी? कतर हमले के पीछे एक थ्योरी यह भी है कि हमास कतर के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। कतर भी अमेरिका परस्त है, ऐसे में वो खुलकर इजराइल का विरोध नहीं कर सकता। अमेरिकी लेखक और विश्लेषक मोसाब हसन यूसुफ ने कहा कि इससे कतर काफी निराश है और वो बाहर निकलने के रास्ते की तलाश में है। यूसुफ साहब आगे लिखते हैं, हमास एक बोझ बन गया है। उसने कतर को अराजकता से उबारने वाले मध्यस्थ से एक असफल देश में बदल दिया। कतर ने हमास को उसी क्षण छोड़ दिया जब वे एक बोझ बन गए। अभी कई ऐसे सवाल हैं जिनके पीछे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। इधर कतर पर हमले ने कथित तौर पर व्हाइट हाउस के अरब और इजराइल के साथ संबंधों को भी बिगाड़ा है। इससे गाजा युद्ध विराम की उम्मीदों को झटका लगा है। साथ ही गाजा में जीवित माने जा रहे 20 बंधकों के लिए खतरा पैदा हो चुका है। इस हमले की विफलता के बावजूद नेतन्याहू ने पीछे हटने या फिर युद्ध रोकने का संकेत नहीं दिया है। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी वैश्विक राजनीति में आगे क्या होता है, क्योंकि उंगलियां कतर की तरफ भी उठी हैं और अमेरिका की तरफ भी। लेकिन जवाब वही है, सारे इस्लामिक वर्ल्ड में ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एकजुटता दिखाई गई। लेकिन क्या नेतन्याहू के खिलाफ आवाज बुलंद होकर आगे उठेगी? क्या गाजा में युद्ध विराम होगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अब भी बाकी है। देखते हैं कौन सा अपडेट सामने आता है, आपके साथ साझा करेंगे। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।